तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है पार्शियल इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि पब्लिक गुड्स के केस में जनरल इक्विलिब्रियम कैसे प्राप्त करते हैं, और आज मैं पढ़ाऊंगा पब्लिक गुड्स के केस में पार्शियल इक्विलिब्रियम किस प्रकार अचीव किया जाता है। बड़ा इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जनरल इक्विलिब्रियम, एक होता है पार्शियल इक्विलिब्रियम। अगर मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताऊं तो उससे पहली वाली वीडियो में जहां पे हम लोगों ने जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने एक बात एज्यूम करी थी, और वो बात ये थी कि इकोनॉमी के अंदर, देश के अंदर दो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, एक पब्लिक गुड्स और एक प्राइवेट गुड्स। जब इकोनॉमी में दोनों गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, तो उस केस में किस प्रकार एक साथ इक्विलिब्रियम को अचीव किया जाएगा उसको बोला गया जनरल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर बात करें पार्शियल इक्विलिब्रियम की तो यहां पे हम ऐसा एज्यूम करते हैं इकोनॉमी में केवल एक टाइम पे एक ही गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, या तो बनेगी पब्लिक गुड्स या फिर बनेगी प्राइवेट गुड्स। अगर पब्लिक गुड्स बनेगी तो प्राइवेट नहीं बनेगी, और अगर प्राइवेट बनेगी तो पब्लिक गुड्स नहीं बनेगी। तो यहां पे हमको अलग अलग देखना है कि पब्लिक गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम किस प्रकार अचीव किया जाएगा और प्राइवेट गुड्स के केस में इक्विलिब्रियम किस प्रकार अचीव किया जाएगा। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम में दोनों गुड्स का प्रोडक्शन अलग अलग होता है, पब्लिक अलग, प्राइवेट अलग। जबकि जनरल इक्विलिब्रियम वाले केस में दोनों गुड्स को एक साथ प्रोड्यूस किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। क्या आपको दोनों इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है समझ में आया? जी हाँ, हमको इतना डिफरेंस समझ में आ गया। तो आज की इस क्लास में पब्लिक गुड का मैं अलग बताऊंगा और प्राइवेट गुड्स का मैं अलग बताऊंगा, जबकि पिछले लेक्चर में पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मैंने एक साथ इक्विलिब्रियम कैसे आता है वो बताया था। ठीक है, अब जब हम लोग देखेंगे कि आज के इस लेक्चर जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो लेक्चर के कंप्लीट होते ही हम ये 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन अलग अलग बार अलग अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उन 5 क्वेश्चंस का आंसर कैसे होगा वो आज इस लेक्चर से आपको चल जाएगा पता। एक बार देख लेते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे गए हैं, उसके बाद अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 1 कि व्हाट आर द फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक गुड्स, तो आपको पता है पब्लिक गुड्स के दो फीचर है। सबसे पहला फीचर है पब्लिक गुड्स का नॉन राइवल, और दूसरा फीचर है नॉन एक्सक्लूडेबल। अब आप बोलोगे भैया ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया, अब क्या दोबारा पढ़ाओगे? नहीं नहीं नहीं, सुनो। जब मैंने आपको नॉन राइवल या फिर नॉन एक्सक्लूडेबल को पढ़ाया था तो वहां मैंने काफी शॉर्ट में काफी छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पढ़ाए थे। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन 9 नंबर का, 12 नंबर का, 10 नंबर का, 8 नंबर का, 6 नंबर का आ जाए, इट मींस अगर पेपर में बोले कि आपको उसको जो है ज्यादा मार्क्स में एक्सप्लेन करना है, तो आप नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल को ज्यादा मार्क्स में कैसे एक्सप्लेन करोगे, आज हम वो देखेंगे। इट मींस आज मैं इन दोनों फीचर्स को विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा, ताकि पेपर में अगर 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन आए कि पब्लिक गुड्स की विशेषताएं क्या है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सके। इसी के साथ सेम क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। यहां भी सेम बात बोली है कि नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल जो प्रॉब्लम्स है इनको एक्सप्लेन करो, कि नॉन एक्सक्लूडेबल क्या है, नॉन राइवल क्या है, इनको एक्सप्लेन करने को बोला है। तो क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो एक बार यहां पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज थोड़ी अलग है। यहां पे बोलता है कि बताइए पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स की एफिशिएंसी कंडीशन क्या क्या है। कि पब्लिक गुड्स की एफिशिएंसी कंडीशन, या फिर मैं इसको बोलूंगा पब्लिक गुड्स की परीटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है, और प्राइवेट गुड्स की एफिशिएंसी कंडीशन या फिर प्राइवेट गुड्स की परीटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, ये ऊपर वाले से अलग है? नहीं जी, ऊपर वाले क्वेश्चन से अलग नहीं है। जब मैं आपको पब्लिक गुड्स के फीचर पढ़ाऊंगा, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल, तो जब मैं आपको ये वाला फीचर, नॉन राइवल वाला फीचर पढ़ाऊंगा,
तो नॉन राइवल वाले फीचर के अंदर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कवर हो जाएगा। नॉन राइवल वाले फीचर के अंदर ही मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पब्लिक गुड्स की एफिशिएंसी कंडीशन क्या है और प्राइवेट गुड्स की एफिशिएंसी कंडीशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका नॉन राइवल से कवर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहां पे बोलता है पब्लिक गुड्स के केस में पार्शियल इक्विलिब्रियम किस प्रकार अचीव किया जाता है बताइए। तो अगेन वही बात रिपीट करूंगा कि जब हम नॉन राइवल वाला फीचर पढ़ लेंगे तो नॉन राइवल वाले फीचर के अंदर ही आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम भी कवर हो जाएगा। तो नॉन राइवल का फीचर करते ही क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपके कवर हो जाएंगे। और अगर बात करें 5वें क्वेश्चन की, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है, तो जब मैं आपको नॉन एक्सक्लूडेबल वाला फंक्शन कराऊंगा, नॉन एक्सक्लूडेबल वाला फीचर कराऊंगा, तो इस वाले फीचर को करते ही फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या है ये भी हमारा कवर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो पूरे लेक्चर में हमको इन दो फीचर्स को डिटेल में पढ़ना है। इन दो फीचर्स के बेस पे सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बताइए क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपने फीचर को, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना फीचर जिसका नाम है नॉन राइवल। देखिए, तो चलिए हम बात करते हैं नॉन राइवल की, और नॉन राइवल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इन दो डायग्राम्स का भी यूज करूंगा। एक डायग्राम है प्राइवेट गुड्स का और एक डायग्राम है पब्लिक गुड्स का। सबसे पहले ये समझो नॉन राइवल होता क्या है। वैसे आप लोग जानते हो बट एक बार अगेन सुन लो। नॉन राइवल का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु का कंजम्पशन कर रहा है तो उसके कंजम्पशन करने से दूसरे वस्तु का कंजम्पशन रिड्यूस नहीं होगा, उसके कंजम्पशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इसी को बोला गया नॉन राइवल। तो पब्लिक गुड्स कैसी होती है? पब्लिक गुड्स नॉन राइवल होती है। पब्लिक गुड्स के केस में एक इंसान के द्वारा किए गए कंजम्पशन से दूसरे इंसान का कंजम्पशन लेवल रिड्यूस नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे पब्लिक पार्क, अगर मैं पब्लिक पार्क में गया, पब्लिक पार्क में मैंने एंजॉयमेंट किया, वहां पे मैंने अपना एंटरटेनमेंट किया, तो मेरे जाने से, मेरे एंजॉयमेंट करने से दूसरे लोगों के लिए वो पार्क घट नहीं जाएगा, दूसरे लोगों के लिए वो पार्क कम नहीं हो जाएगा। तो पब्लिक गुड्स वाले केस में क्या होता है, एक इंसान के कंजम्पशन करने से दूसरे इंसान का कंजम्पशन लेवल रिड्यूस नहीं होता। लेकिन इस चीज को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यहां पे मेन डायग्राम तो हमको पब्लिक गुड्स का देखना है, लेकिन पब्लिक गुड्स को अच्छे से समझने के लिए हम प्राइवेट गुड्स के डायग्राम को भी बनाएंगे ताकि आपस में कंपेयर कर सके। समझ में आ गया? तो यहां पर चलिए देखते हैं नॉन राइवल वाले फंक्शन में। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। डायग्राम बनाने से पहले मैं डायग्राम की कुछ बेसिक बातें आपको बता दूं। देखिए, जब मैं ये डायग्राम बनाऊंगा तो इस डायग्राम के अंदर बच्चों बनेंगे डिमांड कर्व। हम ऐसा मानेंगे इकोनॉमी के अंदर केवल दो लोग हैं, केवल दो लोग हैं, दो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। तो यहां पे बनेंगे दो डिमांड कर्व, कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व और कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व। सेम यहां बनेगा पब्लिक गुड्स वाले केस में, कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व, कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व। लेकिन जब हम दोनों के डिमांड कर्व को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा मार्केट डिमांड, या फिर हमको मिलेगा एग्रीगेट डिमांड, या फिर हम इसको डिमांड कर्व फॉर सोसाइटी भी बोल सकते हैं कि सोसाइटी का डिमांड कर्व, समाज का डिमांड कर्व। लेकिन दोनों केस में एक डिफरेंस ये है, जब मैं प्राइवेट गुड्स की बात करूंगा तो मैं डिमांड कर्व को ऐड करूंगा हॉरिजॉन्टली। जब मैं प्राइवेट गुड्स की बात करूंगा मैं डिमांड कर्व को हॉरिजॉन्टली ऐड करूंगा, ऐसे ऐसे। लेकिन जब मैं पब्लिक गुड्स की बात करूंगा तो मैं डिमांड कर्व को ऐड करूंगा वर्टिकली, ऐसे ऐसे। तो प्राइवेट गुड्स में हॉरिजॉन्टली ऐड करना होता है और पब्लिक गुड्स में वर्टिकली ऐड करना होता है, तब जाके दोनों मार्केट के या दोनों गुड्स के आपको एग्रीगेट डिमांड कर्व प्राप्त होते हैं। उसके बाद की कहानी क्या है मैं समझाऊंगा। पहले एक बार इतना पढ़ लेते हैं कि लिखा क्या है। तो यहां पे लिखा है कि पब्लिक गुड्स, यहां पे आ रहेगा, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल। पब्लिक गुड्स होती है नॉन राइवल। इसका मतलब ये हो गया कंजम्पशन ऑफ वन पर्सन
डज नॉट रिड्यूसेस द कंजम्पशन फॉर अदर पर्सन। एक इंसान के कंजम्पशन से दूसरे इंसान के लिए कंजम्पशन रिड्यूस नहीं होगा। वन इंप्लीकेशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इज दैट, और नॉन राइवल से एक इंप्लीकेशन ये निकलता है, एक प्रभाव ये निकलता है कि जब हम वस्तुओं के, पब्लिक गुड्स या प्राइवेट गुड्स, जब हम वस्तुओं के डिमांड कर्व की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करते हैं, तो अगर बात करूं मैं पब्लिक गुड्स की, यहां पे इस गुड का मतलब क्या है, पब्लिक गुड्स, तो अगर बात करूं पब्लिक गुड्स की, तो पब्लिक गुड्स वाले केस में अगर हमको एग्रीगेट डिमांड कर्व निकालना है तो इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व मस्ट बी एडेड वर्टिकली। तो इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी के डिमांड कर्व को वर्टिकली ऐड करना पड़ेगा। और इसी प्रकार अगर हम प्राइवेट गुड्स के डिमांड कर्व को निकालेंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व को निकालेंगे, तो हमको इंडिविजुअल के डिमांड कर्व को ऐड करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। तो प्राइवेट में ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टली और पब्लिक में ऐड करेंगे वर्टिकली। और यहां पे क्या करेंगे, हम पब्लिक गुड्स के डिमांड सप्लाई को या डायग्राम को कंपेयर करेंगे प्राइवेट गुड्स के साथ, ताकि समझ में आ जाए पब्लिक गुड्स के केस में एफिशिएंसी लेवल कैसे आता है और प्राइवेट गुड्स के केस में एफिशिएंसी लेवल कैसे आता है। क्योंकि आपका क्वेश्चन एक बन रहा है ना, क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बन तो रहा है कि पब्लिक गुड्स का एफिशिएंसी कंडीशन किस प्रकार डिफर करती है, अलग होती है प्राइवेट गुड्स के एफिशिएंसी कंडीशन से। तो पेपर में अगर क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, पब्लिक गुड्स की एफिशिएंसी कंडीशन प्राइवेट गुड्स से अलग कैसे है, तो इसके लिए आपको दोनों को अलग अलग समझना पड़ेगा। अब मैं आपको डायग्राम सिखाता हूं, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पहले डायग्राम समझेंगे और डायग्राम के फिर बाद की रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं डायग्राम पे आता हूं, ठीक। दूसरी बात ये कि डायग्राम में मैं पहले आपको बेसिक चीज सिखाऊंगा। बेसिक चीज का मतलब है कि, एक मिनट, डायग्राम ओपन नहीं हो रहा। डायग्राम में मैं आपको बेसिक चीज सिखाऊंगा। बेसिक चीज का मतलब है कि सबसे पहले बताऊंगा कि डिमांड कर्व को जोड़ के एग्रीगेट डिमांड कर्व बना कैसे, ठीक है। वेट ए मिनट। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि डिमांड कर्व को जोड़ के एग्रीगेट डिमांड कर्व बना कैसे। हमको पता है प्राइवेट गुड्स वाले केस में डिमांड कर्व को हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे ऐड करना है, जबकि पब्लिक गुड्स वाले केस में डिमांड कर्व को वर्टिकली ऐसे ऐसे ऐड करना है। बहुत सारे लेक्चर्स अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, ये अपने कॉलेज के अंदर भी आप लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे केवल रटवा दिया, बता दिया कि अगर आप प्राइवेट गुड्स वाले केस में डिमांड कर्व को ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टली तो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगा ऐसे, और जब पब्लिक गुड्स में ऐड करेंगे वर्टिकली तो डिमांड कर्व बनेगा आपका ऐसे। लेकिन यहां पर मैं सिखाऊंगा ऐसे क्यों बनेगा। इस चैनल का जो पर्पस है वो पर्पस ये है इकोनॉमिक्स को काफी तरीके से, काफी अंडरस्टैंडिंग वे में, काफी आसान तरीके से समझाना। यहाँ पे भले ही लेक्चर लंबे बने उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो लेक्चर के उस पार बच्चा बैठ के वीडियो देख रहा है, बस पर्पस ये है कि उसके माइंड में सारी बातें जाननी चाहिए। लेक्चर देख के वो बच्चा ये ना बोले कि मेरा एक डाउट रह गया। वीडियो के उस पार, मोबाइल के उस पार जो बच्चा बैठा है उसका हर एक डाउट इकोनॉमिक्स का क्लियर होना चाहिए। वीडियो छोटी बने या बड़ी बने उससे कोई मतलब नहीं है, बस डाउट आपके सारे एकदम क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे रटवाने का मेरा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पर बताऊंगा कि डिमांड कर्व को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली किस प्रकार ऐड करते हैं, ये बेसिक बात बता रहा हूं। इसके बाद में आऊंगा हमारे मेन डायग्राम के। फिलहाल हम डिमांड कर्व को ऐड करना सीख रहे हैं, और अगर आपको डिमांड कर्व को ऐड करना आता है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो आप इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्राइवेट गुड्स वाले केस में डिमांड कर्व को हम लोग क्या करते हैं। हमने पढ़ा था प्राइवेट गुड्स वाले केस में डिमांड कर्व को हॉरिजॉन्टल समेशन ऐसे ऐसे ऐड करना है। पब्लिक गुड्स वाले केस में डिमांड कर्व का वर्टिकल समेशन ऐसे ऐसे ऐड करना है। चलिए देखते हैं पहले हॉरिजॉन्टली। अब देखो ध्यान दो, क्योंकि मेरे को हॉरिजॉन्टली ऐड करना है ऐसे ऐसे, तो मैंने वैल्यूज लिखी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। पब्लिक गुड्स में ऐड करूंगा वर्टिकली
तो मैंने वैल्यूज लिखी वर्टिकल एक्सिस पे ताकि आपको वैल्यू के थ्रू समझ में आ जाए। अब जरा मेरी बात को समझो। मान लो कि मैं सबसे पहले इस लेवल पे चाहता हूं देखना कि मेरा दोनों डिमांड कर्व को जोड़ के पॉइंट क्या आएगा। तो मान लो इस लेवल पे, तो इस लेवल पे आगे गया 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 गया, एक ये पॉइंट आ गया और गया एक ये पॉइंट आ गया। तो ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐड करूंगा तो इस लाइन पे, इस लेवल पे एक पॉइंट ये और उसके जस्ट सामने एक पॉइंट ये। अब इनको जोड़ के अगला पॉइंट कौन सा आएगा वो देखते हैं। तो इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, तो इस पॉइंट को अगर मैं नीचे देखूं कितनी वैल्यू है, यहां पे लिखा है 20 जी, इस पॉइंट की वैल्यू है 20। अच्छा इस पॉइंट की वैल्यू बोलो जी, नीचे देखा कितना लिखा है 30, इस पॉइंट की वैल्यू है 30। तो अगर मैं 20 में ऐड कर दूं 30 को, इस पॉइंट की वैल्यू 20, इस पॉइंट की वैल्यू 30, अगर मैं 20 में ऐड कर दूं 30 को, कितना बनेगा 50। तो इनके बिल्कुल स्ट्रेट में एक पॉइंट क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल स्ट्रेट में एक पॉइंट आ जाएगा 50। तो ये क्या हो गया, ये मैंने हॉरिजॉन्टली ऐड कर दिया 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 50। ठीक है, चलिए मान लो मैं अब इस लेवल पे ऐड करता हूं, इस लेवल पे ऐसे। तो इस लेवल पे आगे गया 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 ये पॉइंट आ गया और आगे गया 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 ये पॉइंट आ गया। ठीक है जी, ये मेरे 2 पॉइंट आ गए। अब जरा देखता हूं मैं, अगर आप चाहो समझने के लिए तो आप ऐसे डॉटेड लाइन भी खींच सकते हो, ये कि ये ऐसे गया सीधा 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 और इनको जोड़ के जो है ये वाला पॉइंट आ गया 50, ये जोड़ा ये हॉरिजॉन्टली ये गया ये। अब इसको देखते हैं कितना जोड़ के आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो इस पॉइंट को चेक करो नीचे कितनी वैल्यू है 10 जी, इस पॉइंट की वैल्यू है 10। इस पॉइंट की वैल्यू बोलो, गए नीचे 25 जी, इस पॉइंट की वैल्यू है 25। अगर 10 में जोड़ू 25 तो क्या आएगा 35। तो मार्केट डिमांड कर्व या एग्रीगेट डिमांड कर्व का जो पॉइंट क्या आएगा 35। तो गया 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 और 35 लगभग जो है यहां पे आएगा जी, ये आ गया हमारा क्या मार्केट डिमांड वाला पॉइंट 35। लीजिए जी, ये भी आपका आ गया। तो आपका एक पॉइंट आ गया ये है ना, एक पॉइंट आ गया ये। चलिए एक पॉइंट और देखते हैं। ठीक है, मान लो इस लेवल पे देखता हूं, इस लेवल पर वैल्यू कितनी है। तो ये जैसे ही मैं आगे गया तो सबसे पहला पॉइंट मिला, देखो डिमांड कर्व ये वाला नीचे वाला स्टार्ट यहां से हो रहा है और यहां पर कितनी वैल्यू है चेक करो नीचे। नीचे आया 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 चेक करा, वैल्यू कितनी है 0। तो यहां पर वैल्यू है 0। इसी में गया आगे गया 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 गया, एक पॉइंट ये आ गया। यहां पर वैल्यू कितनी है जी, चेक कर नीचे मैंने, तो नीचे मेरे को देखिए वैल्यू 20 जी, यहां पर वैल्यू है 20। अब बताओ 0 में जोड़ूंगा 20 को, 0 में जोड़ूंगा 20 को, फर्स्ट डिमांड कर्व की इस डिमांड कर्व की वैल्यू कितनी है, इस डिमांड कर्व की वैल्यू 0, इस डिमांड कर्व की वैल्यू कितनी है 20। 0 में जोड़ूंगा 20 को तो मार्केट ए डिमांड कर्व और बी डिमांड कर्व को जोड़कर क्या मिलेगा मार्केट डिमांड कर्व। ए डिमांड कर्व की वैल्यू 0, बी डिमांड कर्व की वैल्यू 20, 0 प्लस 20, तो मार्केट वाला पॉइंट भी क्या आएगा जी 20 आएगा। और 20 कहां पे है, तो जी 20 में ऊपर गया 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 जी 20 यहीं पे है मेरा। इट मींस ये वाला पॉइंट इसी पे आएगा। तो मेरे सामने एक पॉइंट आया ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। और अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट को जोड़ूं तो कुछ इस तरीके से मेरा जो है इन तीनों पॉइंट को जोड़कर कुछ इस तरीके से जो है मुझे क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मेरे को एग्रीगेट डिमांड कर्व या मार्केट डिमांड कर्व मिलेगा। तो इसको बोला गया हॉरिजॉन्टल समेशन, कि अगर आप हॉरिजॉन्टली ऐड करना चाहते हो तो आप ऐसे ऐसे ऐड करो, आपको नया डिमांड कर्व ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, इस डिमांड कर्व की स्टार्टिंग कहां से होगी, इस डिमांड कर्व की जो नया वाला बना ये, इसको मैंने बोल दिया एम, जो मार्केट डिमांड कर्व है इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, तो उसकी स्टार्टिंग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से हुई। और यहां से क्यों हुई, क्योंकि इसके ही सामने दूसरे वाले की वैल्यू क्या है 0। तो जहां से इस वाले कर्व की, इस वाले डिमांड कर्व की वैल्यू क्या है 0, वहीं से स्ट्रेट लाइन आके इसकी स्टार्टिंग होगी। तो इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी, जहां से ये वाला डिमांड कर्व आपका स्टार्ट हो रहा है, जहां से ये वाला डिमांड कर्व आपका स्टार्ट हो रहा है नीचे वाला छोटा वाला, उसके स्ट्रेट में आके ऐसे कर्व बन जाएगा। होपफुली हॉरिजॉन्टल समेशन क्या है समझ में आ गया। इसी प्रकार
अब मैं बात करता हूं वर्टिकल समेशन की, तो वर्टिकल समेशन के लिए मैंने वैल्यू को लिखा है वर्टिकली, और अब मैं इनको वर्टिकली ऐड करूंगा। ठीक है, अब मैं इनको जो है वर्टिकली ऐड करूंगा। तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं, मैं इस लेवल पर देखता हूं मेरी वैल्यू क्या बनेगी। तो चलो देखो, यहां से देखो, इस लेवल पर आ जाओ। ये अब ऊपर गया 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 गया, देखो ये, तो ये वाला पॉइंट आ गया, और इसके स्टेट में ऊपर गया 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 गया, तो एक ये वाला पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़कर एक नया पॉइंट ऊपर आएगा, बट कितना आएगा, तो इनकी वैल्यू चेक करो। इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है 20, और इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है 35। तो अगर मैं 20 में जोड़ू 35, तो नया पॉइंट क्या आएगा 20 प्लस 35 55। तो इसके ऊपर जाऊंगा, और ये क्या आ गया जी, आ गया मेरा नया वाला पॉइंट, जी आ गया मेरा 55, मार्केट डिमांड कर्व का पॉइंट। चलिए, तो ये प्लस ये आ गया। चलो इस लेवल पे ऐड करता हूं वर्टिकली। ठीक है, चलो इस लेवल पे ऐड करा, ये वाला पॉइंट आ गया, और स्ट्रेट गया जी, ये वाला पॉइंट आ गया। अब इनकी वैल्यू चेक करो। इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है जी 10। इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है जी 25। और बताओ, अगर 10 में जोड़ूंगा 25 तो कितना आएगा 35। तो ऊपर लेके जाओ, कहां तक 35 तक। तो यहां पे क्या बन गया आपका जी, बन गया 35। 10 प्लस 25 35। तो आपका अगला पॉइंट आ गया ये, आपका अगला पॉइंट आ गया ये। समझ में आपको आया? तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। चलिए और एक पॉइंट चेक करते हैं, और एक पॉइंट चेक करते हैं। इस लेवल पर वैल्यू कितनी है, तो इस लेवल पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, यहीं पे क्या मिल गया डिमांड कर्व मिल गया पहला वाला, और इसकी वैल्यू कितनी है चेक करो, इसकी वैल्यू है 0। अच्छा, मैं इसी में ऊपर गया 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 गया, तो एक डिमांड कर्व मेरे को ये मिल गया। इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू है 15। अब बताओ 0 में जोड़ूंगा 15, 0 में जोड़ूंगा 15, कितना आएगा 15। तो जो आपका मार्केट डिमांड कर्व का पॉइंट वो क्या रहेगा 15, और 15 पे ही पे आएगा। और जब मैं अब इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ूंगा, ये लो, जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को ऐड ऑन करूंगा तो मुझे क्या मिल गया जी, ये मेरे को मिल गया मार्केट डिमांड कर्व, ये मेरे को मिल गया ये मुझे मिल गया मार्केट डिमांड कर्व फॉर पब्लिक गुड्स। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट गुड्स वाले केस में बनता है ऐसे हॉरिजॉन्टली, और पब्लिक गुड्स वाले केस में बनता है ऐसे वर्टिकली। और इस डिमांड कर्व की स्टार्टिंग कहां से होगी, तो वही वाली बात, जहां पे आपका छोटा वाला डिमांड कर्व ये स्टार्ट हुआ है, तो बिल्कुल ऐसे स्टेट में आएंगे और सीधे यहां से इसकी स्टार्टिंग होगी। तो याद रखना, प्राइवेट गुड्स वाले केस में स्ट्रेट ये ऐसे आओ, फिर स्टार्टिंग इसकी ऐसे होगी, और पब्लिक गुड्स वाले केस में स्ट्रेट ऐसे आओ और फिर इसकी स्टार्टिंग ऐसे होगी। तो मेरे ख्याल से हॉरिजॉन्टल समेशन एंड वर्टिकल समेशन किस प्रकार होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? जी हाँ भैया, हमको इतनी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं बताऊंगा इन दोनों का, जो बेसिक था, अब मैं बताऊंगा कि प्रॉपर एफिशिएंसी लेवल या प्रॉपर डायग्राम इनका बनता कैसे है। तो ये अब डायग्राम आएगा पब्लिक गुड्स का, प्रॉपर डायग्राम आएगा जो आपको एग्जाम में बनाना है, और यहां पे आएगा आपका प्राइवेट गुड्स का प्रॉपर डायग्राम जो कि आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बनाऊंगा प्राइवेट गुड्स का केस, सबसे पहले बनाऊंगा प्राइवेट गुड्स का डायग्राम, फिर बनाऊंगा पब्लिक गुड्स का डायग्राम। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बनाते हैं डिमांड कर्व ऑफ ए, डिमांड कर्व ऑफ बी, और इनका मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व ऑफ ए, डिमांड कर्व ऑफ बी, और इनका मार्केट डिमांड कर्व। चलिए तो लीजिए, ये मैंने बनाया डिमांड कर्व ऑफ ए। ठीक है, ये बनेगा डिमांड कर्व ऑफ बी। ठीक है, मैं नेमिंग जरा कर दूं, इसको मान लो मैंने बोल दिया क्या डी ए, इसको मैंने बोल दिया डी बी, और इनको जोड़कर मैं बनाऊंगा सोसाइटी का डिमांड कर्व। और आप जानते हो प्राइवेट गुड्स वाला केस है, डिमांड कर्व को ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टली
और अगर हम ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टली तो मार्केट डिमांड कर्व बनेगा ऐसे। लेकिन उस मार्केट डिमांड कर्व की स्टार्टिंग कहां से होगी? तो जहां से आपका छोटा वाला डिमांड कर्व स्टार्ट हो रहा है ये, तो बिल्कुल स्ट्रेट आऊंगा इस पॉइंट से जो है मेरा मार्केट डिमांड कर्व की स्टार्टिंग होगी। तो चलिए अब क्या बनाते हैं, मार्केट डिमांड कर्व या फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉर सोसाइटी। चलिए ये हमारा क्या बन गया जी, हमारा बन गया सोसाइटी का डिमांड कर्व, उसको बोलूंगा डिमांड कर्व ए प्लस बी। क्या आपको इतना क्लियर है? जी हाँ, हमको इतना क्लियर है। तो ये तो आपके आ गए डिमांड कर्व। एक बात और, डिमांड कर्व को बच्चों मार्जिनल बेनिफिट भी कहते हैं। डिमांड कर्व को हम लोग मार्जिनल बेनिफिट भी कहते हैं। अब डिमांड कर्व आ गए। अब बताओ एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम प्राप्त कैसे होता है? तो एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम प्राप्त तब होता है जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आपके पास डिमांड तो है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई कर्व बनाएंगे। और आपको पता है सप्लाई कर्व को ही हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहते हैं। तो अब मैं बनाऊंगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व या फिर मैं उसको बोलूंगा सप्लाई कर्व। ठीक है, तो अब हम क्या बनाएंगे जी? अब हम बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट कर्व या फिर सप्लाई कर्व। ठीक है, चलिए तो ये जो है मेरा कुछ इस तरह से मैं आपको ड्रॉ करता हूं। ये इसको मैंने क्या बोला? इसको मैंने बोला एमसी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट या फिर मेरा सप्लाई कर्व। ठीक है, अब बताओ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व कहां कट कर रहे हैं जी? डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जी यहां पे कट कर रहे हैं। इसको नाम दिया मान लो मैंने ई स्टार, इसको नाम क्या दिया मैंने? ई स्टार। और यही मेरा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जहां पर प्राइवेट गुड्स वाले केस में एफिशिएंसी प्राप्त हो रही है। यही वो पॉइंट है जहां प्राइवेट गुड्स वाले केस के अंदर हम लोगों को परेटो ऑप्टिमैलिटी या फिर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां पे आऊं ऐसे, तो ये क्या हो गया? ये तो ठीक नहीं बना, सॉरी। ये जी आपके आ गए प्राइस। याद रखना एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे हम लोग शो कर रहे हैं प्राइस को और एक्स एक्सिस पे हम लोग शो कर रहे हैं मात्रा को। यहां मान लो मैंने बोल दिया गुड एक्स, या मैंने क्या बोल दिया? गुड एक्स। एक्स मेरी क्या है मान लो? प्राइवेट गुड्स। ये उसकी क्वांटिटी है और ये उसके प्राइस है। ये मेरा इक्विलिब्रियम आ गया। और मैं नीचे आऊंगा तो क्या आ गई जी? आ गई क्वांटिटी। ये क्या आ गई जी? आ गई मेरी क्वांटिटी प्राइवेट गुड्स की। अब जरा समझो, तो ये हमारा क्या आ गया जी? हमारा गया इक्विलिब्रियम प्राइस, कि इस प्राइस पर प्राइवेट गुड्स वाला बेचेगा। तो अगर मेरी बात को ध्यान से देखो, तो जब प्राइस ओपी है, अब बताओ इस ओपी पर ए डिमांड कितनी कर रहा है? तो उस ओपी पर अगर मैं जाके देखूं ए की डिमांड, तो गया ए का पॉइंट मिल गया जी, नीचे आ गया जी। ए डिमांड कर रहा है क्यू ए, बी डिमांड कितनी कर रहा है? तो इसी प्राइस पर आगे गया, ये आ गया बी वाला पॉइंट जी। बी डिमांड कर रहा है क्यू बी और आगे गया। ये क्या बन गया मेरे को? एफिशिएंसी लेवल। और इस एफिशिएंसी लेवल में क्या है? ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। ये हमारा कौन डिमांड है? एग्रीगेट डिमांड है। और इसके नीचे देखा जाए तो क्यू ए प्लस बी, इसका मतलब क्या है? इस वाले पॉइंट पे ए की डिमांड भी है और बी की डिमांड भी है। तो इस वाले पॉइंट पे ए और बी दोनों मिलकर डिमांड कर रहे हैं इतनी, ए पर्सनली डिमांड कर रहा है इतनी और बी अपनी पर्सनली डिमांड कर रहा है इतनी। बताओ क्या आपको डायग्राम क्लियर है? आप चाहो तो इस वाले पॉइंट को बोल दो E1 और इस वाले पॉइंट को आप बोल दो E2। ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया ई स्टार। और ये हमारा क्या है जी? ये हमारा बच्चों है, ये हमारा है क्या? एफिशिएंसी लेवल या फिर उसको बोलूंगा परेटो ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम। यहां पे हमारा क्या है? यहां पे हमारा परेटो ऑप्टिमैलिटी है या फिर ये हमारा क्या है? ये हमारा एफिशिएंसी लेवल है। होपफुली डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब इसकी कंडीशन को लिखना कैसे है, तो उसकी कंडीशन को लिखने से पहले जरा समझो। जब आप समझेंगे इसकी शर्त क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, तो उसको लिख भी लेंगे। अब मेरी बात सुनो बेटा, बात हो रही है प्राइवेट गुड्स की। अगर आप इस पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे तो इस पॉइंट पे क्या है कि इस पॉइंट पर, इस इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके बराबर है, कि वो प्राइस के बराबर है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये होती है, जो कि मैं आपको पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका हूं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही ये होती है कि जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है उतना तो आपको प्राइस मिलना ही चाहिए। याद करो, हमने पहले भी पढ़ रखा है, परेटो ऑप्टिमैलिटी की शर्त होती है मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू प्राइस, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, समझ में आ गया। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर भी प्राइवेट गुड्स वाले केस में मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस हमारे क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। तो अगर मैं कंडीशन लिखूं, अगर मैं कंडीशन लिखूं तो आप लोग भी लिख सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। आप इसे क्या बोल दो, आप इसको बोल दो एफिशिएंसी कंडीशन, या फिर आप चाहो तो उसको बोल दो परेटो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन। तो आप इसको एफिशिएंसी कंडीशन या फिर आप इसको परेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन भी बोल सकते हो। और वो कंडीशन क्या है, जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो किसके बराबर है जी, वो प्राइस के बराबर है। तो मैं बोलूंगा ऐसे कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स, और यहां वस्तु एक्स की बात हो रही है। अब मेरी बात सुनो, अभी कंडीशन खत्म नहीं हुई है, अभी इसके बाद और बात सुनो। अब बेटा मेरी बात सुनो, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट गुड्स की, हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राइवेट गुड्स की। पहले थोड़ा समझो उसको प्रैक्टिकली, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट गुड्स की, और प्राइवेट गुड्स वाले केस में भाई जो मैं हूं, मैं कमाने बैठा हूं, मैं समाज सेवा करने नहीं बैठा। जरा मेरी बात को सुनना बेटा, मान लो मैं प्राइवेट गुड्स को प्रोवाइड करता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूं, मैं बच्चों को जो है लेक्चर देता हूं, मेरा कोचिंग सेंटर है, बच्चों को मैं कोचिंग पढ़ाता हूं। एक बच्चे की फीस बेटा मान लो 1000 रुपए है, ठीक है। एक बच्चे की फीस कितनी है, 1000 रुपए। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, 1000 रुपए क्यों रखी बता रहा हूं बेटा। मान लो कि मैं जब एक बच्चे को पढ़ाता हूं तो उस एक बच्चे को पढ़ाने की जो मेरी कॉस्ट आती है, उस एक बच्चे को पढ़ाने की जो मेरी कॉस्ट आती है वो 1000 रुपए आती है। और परेटो ऑप्टिमैलिटी के अनुसार जितनी मेरी कॉस्ट आती है मार्जिनल कॉस्ट, उतना तो प्राइस मेरे को एटलीस्ट चार्ज करना चाहिए। तो मान लो अगर मुझे पढ़ाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, 1000 रुपए, तो मैं अपना प्राइस तो एटलीस्ट अपनी फीस तो 1000 रुपए चार्ज करूंगा, ठीक है। अब मेरे पास एक बच्चा पढ़ने आता है तो मैं उससे पूरे 1000 रुपए लेता हूं। भाई ऑब्वियस ही बात है यार, अपनी जेब से तो पैसा दूंगा नहीं कि 1000 रुपए कॉस्ट आ रही है मेरी, लेकिन बच्चे की फीस रखी मैंने 800 रुपए और 200 रुपए अपनी जेब से पे करूंगा। ऐसा नहीं है, मेरी कॉस्ट 1000 रुपए आ रही है तो वो 1000 रुपए मैं बच्चे से चार्ज करूंगा और क्या बोलूंगा कि भाई 1000 रुपए मेरे को फीस दे। और उसके बदले मैंने क्या दी, उसके बदले उस बच्चों को मैंने पढ़ाया, उसके बदले उस बच्चों को मैंने सर्विस दी। तो उस बच्चे को जो बेनिफिट हुआ, मार्जिनल बेनिफिट, मेरी बात सुनो, उस बच्चे को जो मार्जिनल बेनिफिट हुआ, मतलब मैं उसको पढ़ा रहा हूं तो उसको बेनिफिट हुआ ना, तो उसको जो बेनिफिट हुआ उसके लिए उस बच्चे ने 1000 रुपए पे करे। इट मींस जो मेरा प्राइस है वो मेरी कॉस्ट के बराबर है, और वो मुझे कौन देगा जी, वो मेरे को देगा ए नाम का बच्चा पढ़ता है। तो इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए। मतलब मेरे कहने का ये है कि उस 1000 रुपए को मैं चार्ज किससे करूंगा, उस 1000 रुपए को मैं चार्ज करूंगा ए से, कि ए आएगा मुझसे पढ़ेगा और मेरे को 1000 रुपए देगा। तो प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए को जो बेनिफिट मिला उसके बदले ए मुझे 1000 रुपए देगा। अब मेरी बात सुनो, ए अगली क्लास में ए अपने साथ एक स्टूडेंट और लेके आ गया, एक बच्चा और लेके आ गया। अब बताओ भाई, मैं यहां कमाने बैठा हूं, मैं यहां प्रॉफिट के लिए बैठा हूं, मैं प्राइवेट गुड्स को सर्व कर रहा हूं, मैं प्राइवेट गुड्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अब ये तो होगा नहीं, सुनना बात को बहुत ध्यान से, प्राइवेट गुड्स वाला केस है, ये तो होगा नहीं कि अगर मेरी कॉस्ट 1000 रुपए आ रही है
तो मैं केवल 1000 रुपए कवर करूं। ए 1000 रुपए दे रहा था, मेरी कॉस्ट कवर हो रही थी। अब अगर ए एक और बच्चा लेके आ गया तो क्या अब मैं ये बोलूंगा कि ए एक काम करो, अब तुम भी 500 रुपए दो और वो बच्चा भी 500 रुपए देगा और मेरे 1000 रुपए कवर हो जाएंगे? नहीं जी, मैं कोई समाज सेवी नहीं हूं। और प्राइवेट गुड्स वाले केस में ऐसा होता भी नहीं है। जो दूसरा बच्चा आएगा उसको भी बेनिफिट सेम ही तो मिल रहा है, जितना बेनिफिट पहले ए को मिल रहा था, ए को अभी उतना ही बेनिफिट मिल रहा है। बिकॉज जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं तो ए को जितना समझ में पहले आ रहा था अब भी समझ में उतना ही आ रहा है। अब एक बच्चा और आ गया बी, और बी को भी अब बेनिफिट मिल रहा है, बी को भी अब पूरी बात समझ में आ रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा? अब ऐसे केस में बी भी मेरे को 1000 रुपए ही पे करेगा। तो ऐसे केस में जितना 1000 रुपए मेरे को ए ने दिया उतना ही 1000 रुपए मेरे को बी भी प्रोवाइड करेगा, इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट ऑफ बी। बी भी मुझे 1000 रुपए ही देगा। तो याद रखना यहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जब दो बच्चे पढ़ने आ गए तो दोनों से बोल दूं कि 500 रुपए तुम दो, 500 रुपए तुम दो। नहीं जी नहीं। अगर दो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं तो दोनों के दोनों बच्चे अपना पर्सनली मुझे अलग अलग पे करेंगे। तो जो प्राइस होगा वो ए भी पे करेगा पूरा और वही प्राइस बी भी पे करेगा पूरा। समझ में आ गया? इसका और अच्छा एग्जांपल देखो, शायद उससे समझ में आ जाए। मान लो एक सिनेमा हॉल है और सिनेमा हॉल में जब एक बार कोई मूवी चलती है तो उस एक बार के मूवी चलने की जो कॉस्ट आती है बेटा मान लो 1000 रुपए आती है। एक बार मूवी चलने की जो कॉस्ट आती है बेटा मान लो 1000 रुपए आती है। अब एक पर्सन सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखने गया और उस पर्सन ने 1000 रुपए की टिकट ली और बैठ के मूवी देख रहा है, ठीक है। अब मान लो उस सिनेमा हॉल में मूवी देखने एक और पर्सन आता है तो सिनेमा हॉल वाला अब क्या ये बोलेगा कि मेरी कॉस्ट 1000 रुपए आती है, अब एक काम करो तुम दोनों 500 रुपए पे कर दो और मूवी देख लो? नहीं जी, दूसरा पर्सन आएगा ना वो भी 1000 रुपए ही पूरे पे करेगा। समझ में आ गया? जो बेनिफिट ए को मिल रहा है, जैसी मूवी समझ में ए को आ रही है, एक और पर्सन बी आके बैठ गया, बेटा बी को भी समझ में सेम आ रही है। जब दोनों को बेनिफिट पूरा मिल रहा है, तो दोनों पैसे भी तो पूरे पे करेंगे। ये तो है नहीं कि अब मैंने बोल दिया 500 रुपए ए देगा, 500 रुपए बी देगा, तो ए को दिखेगी आधी मूवी और बी को दिखेगी आधी मूवी। जब ए को पूरी मूवी दिख रही है और पूरी मूवी देखने के 1000 रुपए पे करने हैं, तो अगर बी आएगा तो बी को भी तो सेम बेनिफिट मिलेगा जो ए को मिला। जो पूरी मूवी ए ने देखी वही पूरी मूवी बी भी देखेगा, तो बी भी अपने पर्सनली इंडिविजुअली 1000 रुपए ही पे करेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों मिलकर 1000 पे करेंगे, दोनों इंडिविजुअली अपने अलग अलग 1000 पे करेंगे। ऐसा प्राइवेट गुड्स के केस में होता है। तो डायग्राम आपका ये रहेगा, ठीक है। और उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है जी? कंडीशन हमारी रहेगी कि प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट ऑफ बी। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। इस 1000 को मिटा रहा हूं, इसकी यहां पे नीड नहीं है। तो प्राइवेट गुड्स की एफिशिएंसी कंडीशन क्या है, डायग्राम क्या है, होपफुली समझ में आ गया। ये इसका डायग्राम है और ये क्या है इसकी एफिशिएंसी कंडीशन या फिर परेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। चलिए अब हम बात करेंगे पब्लिक गुड्स की, ठीक है। चलिए अब हम बच्चों बात करेंगे पब्लिक गुड्स की कि पब्लिक गुड्स की एफिशिएंसी कंडीशन क्या है और उसका डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब हम पहले बनाएंगे इसके डिमांड कर्व ऑफ ए एंड डिमांड कर्व ऑफ बी, और क्या बनाएंगे ये? फिर हम लोग बनाएंगे इसका मार्केट डिमांड कर्व या फिर सोसाइटी का डिमांड कर्व, ठीक है। चलिए तो जरा देखेंगे एक बार मेरे साथ। ये क्या बन गया? डिमांड कर्व ऑफ ए। ये क्या बन गया? डिमांड कर्व ऑफ बी, ठीक है। नाम लिखेंगे डी ए और डी बी। आपको पता है पब्लिक गुड्स वाले केस में वर्टिकली जोड़ना होता है,
और वर्टिकली ऐड करने के लिए क्या करेंगे, जहां से आपका ये छोटा वाला डिमांड कर्व ये खत्म हो रहा है, यहां से बिल्कुल इस पॉइंट से बिल्कुल एक ऊपर लाइन आएगी ऐसे, और यहां से क्या स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा आपका एक एग्रीगेट डिमांड कर्व या फिर सोसाइटी का डिमांड कर्व। तो चलिए बनाते हैं मार्केट डिमांड कर्व या फिर सोसाइटी का डिमांड कर्व। लीजिए जी, ये बन गया आपका ऐसे, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला, डिमांड कर्व ऑफ ए प्लस बी। ये क्या है आपका, डिमांड कर्व ऑफ ए प्लस डिमांड कर्व ऑफ बी। अब क्या बनाएंगे जी, अब हम लोग बनाएंगे अपना मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और आपको पता है वो कैसे बनेगा, ये वो बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग। तो अब बनाएंगे अपन लोग मार्जिनल कॉस्ट। चलिए लीजिए ये मार्जिनल कॉस्ट। अब बताओ इस मार्जिनल कॉस्ट ने डिमांड कर्व को जहां पे कट किया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया इक्विलिब्रियम। इसको मैंने बोला ई स्टार, और यही मेरी क्या है, यही मेरी है कंडीशन, यही मेरी क्या है एफिशिएंसी कंडीशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स। यही मेरा क्या है, यही है मेरा परेटो ऑप्टिमल पॉइंट या फिर एफिशिएंसी कंडीशन। इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला परेटो ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम या फिर क्या एफिशिएंसी कंडीशन। इसके सामने अगर मैं लेके आऊं ये ऐसे, तो इसको बोलूंगा प्राइस। अब मेरी बात सुनो, मैंने समझाने के लिए आपको लिख तो दिया प्राइस, लेकिन वास्तव में यहाँ पे प्राइस नहीं आता, यहाँ पे प्राइस आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आता, क्यों नहीं आना चाहिए, इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि पब्लिक गुड्स वाले केस के अंदर प्राइस तो होता ही नहीं है। पब्लिक गुड्स तो आपको गवर्नमेंट द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, हमें उसके लिए कोई भी प्राइस पे नहीं करना पड़ता, इसकी वजह से यहाँ पे प्राइस नहीं आना चाहिए। बट समझाने के लिए आपकी बुक्स के अंदर, और मैं भी यहाँ पे प्राइस का यूज कर रहा हूँ, बट वास्तविकता में यहाँ पे प्राइस नहीं आना चाहिए। प्राइस के अलावा ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं यहाँ पे टैक्स वर्ड का यूज करूं, क्योंकि पब्लिक गुड्स के लिए हम कोई प्राइस तो पे नहीं करते, लेकिन पब्लिक गुड्स के लिए हम सरकार को टैक्स जरूर पे करते हैं। तो प्राइस के स्थान पर अगर टैक्स वर्ड आए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। कोई नहीं, हमने यहां लिख दिया ओपी प्राइस है, यहां लिख दिया मान लो मैंने जी, जी मेरे क्या है जी, जी है मेरी पब्लिक गुड्स, ठीक है। जी माने पब्लिक गुड्स, इसको मैं नीचे आऊंगा, ये मेरी क्या आ गई जी, ये मेरी आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये मेरी क्या आ गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब जरा मेरी बात को समझने का प्रयास करना, ए और बी की बात करते हैं। ये वाला पॉइंट जरा एक बार नोटिस करो, ये वाला पॉइंट क्या है, डिमांड कर्व ऑफ बी, और इस पे अगर मैं ऐसे आऊं तो प्राइस कितना है, इसको मान लो मैंने बोल दिया OP1, ठीक है। और नीचे आओ, एक पॉइंट ये आ गया, इसको मान लो मैंने बोल दिया OP2। अब जरा मेरी बात सुनो, इस चीज का मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, देखो बच्चों यह बात है, ये डिमांड कर्व बी का है, ये डिमांड कर्व बी का है भाई साहब। बी इतनी मात्रा, बी जो है ये नीचे आओ OQ परचेज कर रहा है, कब, जब प्राइस कितना है P1। इसको मान लो मैंने बोल दिया E1, इसको मैंने बोल दिया E2। अब जरा मेरी बात सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब प्राइस कितने हैं OP1 तो B कितनी ले रहा मात्रा, तो P1 पर B ने परचेज करी OQ, और जब प्राइस P2 है P2 तो P2 पर A ने भी परचेज किया OQ। इसका मतलब A हो या B हो, दोनों OQ मात्रा ही परचेज कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, पब्लिक गुड्स वाले केस में ऐसा ही होता है। पब्लिक गुड्स वाले केस में जो दोनों पर्सन हैं, दोनों पर्सन को सेम क्वांटिटी प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सरकार ने जो पाक बनाया, अब वो पाक जितना अवेलेबल मेरे लिए है वही सेम क्वांटिटी में अवेलेबल आपके लिए है। तो पब्लिक गुड्स वाले केस में अलग अलग पर्सन के लिए पब्लिक गुड्स की मात्रा डिफर नहीं करती। प्राइवेट गुड्स वाले केस में ऐसा होता है, प्राइवेट गुड्स वाले केस में अलग अलग पर्सन के लिए क्वांटिटी डिफर करती है।
बिकॉज वहां पे प्राइस पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से अलग अलग पर्सन अलग अलग प्राइस के अनुसार अलग अलग क्वांटिटी परचेज करता है। लेकिन पब्लिक गुड्स वाले केस में ऐसा नहीं होता, सभी के लिए क्वांटिटी सेम अमाउंट में अवेलेबल होती है। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें ए की, तो ए भी ओ से क्यू तक, ए भी क्यू तक ही मात्रा ले रहा है, लेकिन ए कितना प्राइस पे कर रहा है, तो ए इस क्यू के लिए प्राइस पे कर रहा है P2। और बात करें बी की, तो बी इस क्यू के लिए प्राइस पे कर रहा है P1। इट मींस ए प्राइस पे कर रहा है कम और बी प्राइस पे कर रहा है ज्यादा। एग्जांपल के तौर पर मान लो ए ने प्राइस पे किया 5, बी ने प्राइस पे किया 10, तो कुल मिला के प्राइस टोटल 15 रुपए पे किया गया। ए ने प्राइस पे किया 5, बी ने प्राइस पे किया 10, तो कुल मिला के 15 रुपए प्राइस पे किया गया। अब ए ने प्राइस कम पे किया, बी ने प्राइस पे किया ज्यादा, लेकिन देखा जाए तब भी ए को और बी को सेम अमाउंट भी अवेलेबल हो रहा है। और प्रैक्टिकली समझा जाए तो ऐसा होता है। मान लो मैं गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं 1 लाख रुपए और आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो 10 लाख रुपए। मैंने टैक्स दिया कम 1 लाख, आपने टैक्स दिया ज्यादा 10 लाख, लेकिन देखा जाए जितनी रोड मेरे पास है उतनी रोड आपके लिए है, जितने हाईवे मेरे लिए है उतने हाईवे आपके लिए है, पब्लिक पार्क जितना मेरे लिए उतना पब्लिक पार्क आपके लिए, जितनी प्रोटेक्शन सरकार से मुझे मिल रही है उतनी प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। तो आपके ज्यादा टैक्स पे करने का बेनिफिट क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपने टैक्स पे किया ज्यादा, लेकिन तब भी आप ओक्यू मात्रा ही परचेस कर पा रहे हो। मैंने टैक्स पे किया कम और मैं भी सेम मात्रा आपके बराबर ओक्यू ही प्राप्त कर पा रहा हूं। कि आपको मेरी बात समझ में आई? तो पब्लिक गुड्स वाले केस में ऐसा होता है। अब पब्लिक गुड्स की दूसरी बात समझो, पब्लिक गुड्स की दूसरी बात समझो। यहां पे एफिशिएंसी कंडीशन क्या कहती है, तो मेरी बात सुनो। पब्लिक गुड्स वाले केस में एफिशिएंसी कंडीशन का यह कहना है कि पब्लिक गुड्स वाले केस में हम कमाने नहीं बैठे, हम समाज का भला करने बैठे हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि अपनी जेब से पैसा लगाएंगे। क्या मतलब क्या है? मतलब समझो। मतलब इसका यह सरकार बोल रही है कि भाई हम कमाने नहीं बैठे, हम समाज का भला करने बैठे हैं, हम आपको वस्तु प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो वस्तु हम जो है अपनी जेब से प्रोवाइड करवाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मान लो एक पार्क बनना है, सरकार एक पब्लिक पार्क बनाना चाहती है और उस पार्क बनने की जो कॉस्ट है मान लो 1000 रुपए। भैया केवल 1000 रुपए? बेटा टॉपिक समझो बस। 1000 रुपए नहीं, ये पता है मेरे को, मुझे पता है तुम पार्क में क्या करने जाओगे। सुनो नालायको, बेटा सरकार एक पार्क बना रही है और उस पार्क के बनने की कॉस्ट कितनी? 1000 रुपए। तो सरकार ये कहती है कि मुझे बस 1000 रुपए दे दो। अब चाहे 1000 रुपए वो एक बंदा दे, चाहे वो 10 बंदे मिलके दे, मुझे बस 1000 रुपए से मतलब है, पार्क आपका बनके रेडी हो जाएगा। मेरी बात जरा समझो। पब्लिक प्राइवेट गुड्स की बात करूं, प्राइवेट गुड्स से कंपेयर करूं, तब समझ में ज्यादा आएगा। प्राइवेट गुड्स क्या बोलता है? प्राइवेट गुड्स बोलता है कि मैं एक पार्क बना रहा हूं, 1000 रुपए पार्क बनने की कॉस्ट आई और मान लो ए ने 1000 रुपए प्राइवेट गुड्स को पे करे और 1000 रुपए का पार्क बन गया। अब उस पार्क में ए ही घूमेगा बिकॉज ए ने केवल पैसे पे करा। अब अगर बी भी उस पार्क में जाना चाहता है, फिर बी को भी 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे तब वो पार्क में जाएगा, सी को भी 1000 रुपए पे करने पड़ेंगे तब वो पार्क में जाएगा। जबकि पब्लिक गुड्स में क्या होता है? जितने का पार्क बना उतने पैसा आवश्यक नहीं है केवल ए पे करे, ए बी सी डी ई पांचों मिलकर पे कर दो, पार्क बन जाएगा। और जब एक बार पार्क बन जाएगा तो उन पांचों के अलावा कोई और भी फ्री में आना चाहे तो फ्री में आ सकता है, बस जितने की कॉस्ट आएगी उतना पैसा मिलकर पे कर दो, हम कमाने नहीं बैठे। 1000 रुपए का पार्क बनेगा, चाहे एक बंदा पे करो, 2 बंदा पे करो, 3 बंदा, 4, 10 बंदे मिलके 100 रुपए पे कर दो और पार्क बनवा दो। और जब 10 लोग मिलकर पार्क बनवा देंगे, 100 पे कर देंगे, तो उसमें अब तुम 10 लोग आओ, तुम 20 लोग आओ, तुम 100 लोग आओ, तुम फ्री राइडर बन के आओ, हमें कोई समस्या नहीं है। ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है पब्लिक गुड्स की। ठीक है कि 15 रुपए की कॉस्ट आ रही है, देखो ना, मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है? 15।
मार्जिनल कॉस्ट, अरे इक्विलिब्रियम कहां पे है, यहां पर है ना, तो यहां पे कॉस्ट और प्राइस बराबर है, तो प्राइस कितना आ रहा है 15, तो ए पे करेगा 5, बी पे करेगा 10, सरकार को मिल गए 15 रुपए। अब सरकार वो आपको वस्तु बना के दे देगी। मान लो एक पार्क बन रहा है 15 रुपए का, ए ने पार्क में पे करे 5 रुपए, बी ने पार्क में पे करे 10 रुपए और पार्क बन गया। और अब जब पार्क बन गया, अब वो ए के लिए भी और बी के लिए भी, दोनों के लिए बराबर अमाउंट में अवेलेबल है। और ए बी के अलावा अगर सी डी ई एफ भी आना चाहे तो फ्री राइडर बनके, मतलब फ्री मुफ्त में, बाकी ये सी डी ई एफ भी आ सकते हैं। समझ में आ गया? तो बताइए इसकी एफिशिएंसी कंडीशन क्या होगी, लिखना मत, बस पहले समझना इसकी एफिशिएंसी कंडीशन क्या होगी। तो अगर पब्लिक गुड्स की हम लोग एफिशिएंसी कंडीशन की बात करें तो याद रखना सरकार क्या बोलती है, सरकार बोलती है कि जितनी हमारी कॉस्ट आई आप उतना प्राइस पे कर दो। तो प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जी, जी माने क्या, पब्लिक गुड्स। और वो प्राइस कैसे पे करोगे, तो मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए प्लस, अब प्लस क्यों आया, क्योंकि यहां पे आप दोनों मिलकर पे कर दो। देखो प्राइवेट गुड्स में क्या था, अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हो तो ए अपना पूरा पैसा देगा और बी अपना पूरा पैसा देगा। पब्लिक गुड्स में क्या है, अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हो और फीस 1000 रुपए है तो दोनों मिलकर पेमेंट कर दो, 500 रुपए तू 500 रुपए तू, मेरा काम बन गया, मैं कमाने नहीं बैठा। तो ये कंडीशन है। और इस कंडीशन में से अब मैं प्राइस को हटा रहा हूं। क्यों हटा रहा हूं, मैं प्राइस को इसलिए हटा रहा हूं बिकॉज पब्लिक गुड्स को मार्केट में प्राइस्ड नहीं किया जाता, पब्लिक गुड्स का मार्केट में प्राइस नहीं होता। तो कंडीशन क्या बची, तो कंडीशन बची केवल ये कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए प्लस मार्जिनल बेनिफिट ऑफ बी। तो ये क्या बन गया जी, ये आपका बन गया पब्लिक गुड्स वाले केस के अंदर आपका डायग्राम और उसकी एफिशिएंसी कंडीशन। होपफुली डायग्राम और एफिशिएंसी कंडीशन दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इसको जो है एक बार पढ़ेंगे, इनको पेपर में एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, ये रहे आपके दोनों डायग्राम। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं कि इसको किस प्रकार मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए हटाऊं मैं इसको। ठीक है, आओ जी, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया था। डायग्राम देखो यही हमने सेम बनाया जी। अब आ जाओ यहां पे। चलिए पहले बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए का मतलब पहले प्राइवेट गुड्स के डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। क्या लिखा है, इन द पार्ट ए ऑफ द डायग्राम, जो प्राइवेट गुड्स है उसको हमने कहां शो करा है, एक्स एक्सिस पे, और उसके प्राइस को हमने शो करा है वाई एक्सिस पे। डी ए और डी बी क्या है, डिमांड कर्व है किसका, इंडिविजुअल ए का और इंडिविजुअल बी का, इन ऑर्डर टू फाइंड द एग्रीगेट डिमांड। अब हमें क्या निकालना है, एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो उसके लिए हमको ए और बी की क्वांटिटीज को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कैसे, आपको पता है प्राइवेट गुड्स वाले केस में हॉरिजॉन्टली ऐसे ऐसे ऐड किया जाता है, जबकि जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको हमने एमसी कर्व के थ्रू या फिर सप्लाई कर्व के थ्रू, ठीक है ना, हमने ऐसे शो किया है एमसी, और हमारा क्या बन गया, डिमांड कर्व। अब आगे बोलता है परीटो ऑप्टिमल क्वांटिटी या फिर एफिशिएंसी कंडीशन कहां प्राप्त होगी, तो वहां प्राप्त होगी जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करेगा किसको, डिमांड कर्व ऑफ सोसाइटी। मतलब क्या, एग्रीगेट डिमांड कर्व को, कि जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा परीटो ऑप्टिमल क्राइटेरिया होगा। ठीक है, लिखा भी है कि प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए बराबर मार्जिनल बेनिफिट ऑफ बी। इसे क्या बोला, इसको हमने बोला परीटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन या फिर एफिशिएंसी कंडीशन फॉर प्राइवेट गुड्स। तो प्राइवेट गुड्स वाले केस में आप ये एक्सप्लेन करेंगे। अगर बात करें पब्लिक गुड्स की तो यहां पे लिखा है
अगर बात करें डायग्राम के पार्ट बी की, इट मींस पब्लिक गुड की, तो पब्लिक गुड जी इसको हमने शो करा है एक्स एक्सिस पे और प्राइस को हमने कहा शो करा है वाई एक्सिस पे। फिर वही वाली बात, डी ए और डी बी क्या है, डिमांड कर्व है इंडिविजुअल ए और बी के। और अगर हमें क्या निकालना है, एग्रीगेट डिमांड कर्व निकालना है, तो हमको ऐड करनी पड़ेगी क्वांटिटीज को, कैसे, वर्टिकली। पब्लिक गुड्स में आपको वर्टिकली ऐड करना पड़ता है। आगे बोलता है इन केस ऑफ पब्लिक गुड एफिशिएंट क्वांटिटी या फिर परेटो ऑप्टिमल क्वांटिटी इज डिटरमाइंड। परेटो ऑप्टिमलिटी प्राप्त कहां पे होगी, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करेगा किसको, डिमांड कर्व ऑफ सोसाइटी को। तो पब्लिक गुड्स वाले केस के अंदर भी सेम है, जब आपका मार्जिनल कॉस्ट सोसाइटी के डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगा तब जाके क्या मिलेगा, परेटो ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम। लेकिन बट इन दिस केस, इस केस में क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स रिमेन्स सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल। लेकिन याद रखना यहाँ पे क्वांटिटी सबके लिए सेम होगी। जो ए है, ए को भी ओ क्यू मिलेगा, ए को भी ओ क्यू मिलेगा, बी को भी ओ क्यू मिलेगा। भले ही ए पे कर रहा है कम, बी पे कर रहा है ज्यादा, बट दोनों को जो मात्रा है वो सेम ही अवेलेबल होगी। आगे बोलता है पार्शियल इक्विलिब्रियम कंडीशन रिक्वायर्स दैट, और याद रखना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम। और पार्शियल इक्विलिब्रियम कहता है कि आप इक्विलिब्रियम में तब आओगे, कब, जब सम ऑफ मार्जिनल बेनिफिट मतलब वही MBA मार्जिनल बेनिफिट ऑफ ए और प्लस सम MBB मार्जिनल बेनिफिट ऑफ बी। तो जब मार्जिनल बेनिफिट का सम इक्वल किसके होगा, मार्जिनल कॉस्ट के, तब जाकर क्या मिल जाएगी हमको, परेटो ऑप्टिमलिटी कंडीशन या फिर एफिशिएंसी कंडीशन फॉर पब्लिक गुड्स। बताओ क्या एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, समझ में आ गया? जी हाँ, समझ में आ गया। अब इसी चीज में आपकी बुक में, जो बुक फॉलो कर रहा हूं मैं, जॉन एंड कुलिस की, आपकी बुक में एक बात और आ रही है इसी टॉपिक के अंदर, पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंदर एक बात और आ रही है जिसको बोला गया बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। अब ये बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन दो बात बोलता है। अगर बात करें पहली बात, तो पहली बात तो वही बोल रही जो हमने कंडीशन पढ़ी, और वो कंडीशन क्या थी, वही कि मार्जिनल बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल बराबर होना चाहिए किसके, मार्जिनल कॉस्ट के। कि अगर हम मार्जिनल बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल्स का सम कर दे, MBA MBB या मान लो MBC, तो वो बराबर होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट के, तब जाके हमको टोटल ऑप्टिमल क्वांटिटी चल जाएगी पता कितनी प्रोड्यूस करनी है, हमको चल जाएगा पता हमें कितने गुड्स का प्रोडक्शन करना है, हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्रोडक्शन या ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो ये तो सिंपल था पॉइंट नंबर, ये तो सिंपल था, हमने पढ़ रखा है। पॉइंट नंबर बी को समझने का प्रयास करो, बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। वैसे तो टैक्सेशन के बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, उस प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल ये भी है जिसे क्या बोलते हैं, द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। और अगर द बेनिफिट प्रिंसिपल की बात करें तो बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है कि जिस इंसान को बेनिफिट मिला ज्यादा, ही शुड बी टैक्स्ड मोर, उस पे टैक्स लगना चाहिए ज्यादा, और जिस इंसान को बेनिफिट मिला कम, उस पे टैक्स लगना चाहिए कम। तो ये बोलता है जो इंसान लेगा ज्यादा फायदा वो टैक्स पे करे ज्यादा, और जो इंसान लेगा कम फायदा वो टैक्स पे करे कम। लेकिन वास्तविकता में ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर बात करें पब्लिक गुड्स की, तो बताओ पब्लिक गुड्स से बेनिफिट ज्यादा कौन लेता है? पब्लिक गुड्स बोले तो मान लो सरकार द्वारा बनाए गए स्कूल, सरकार द्वारा बनाए गए अस्पताल। अब बताओ उन स्कूलों में और उन अस्पतालों में ज्यादा बेनिफिट कौन लेता है? पुअर्स, गरीब। सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में इलाज ज्यादा कौन करवाता है? गरीब। तो गरीब ले रहे हैं बेनिफिट ज्यादा, इसका मतलब गरीबों पर टैक्स लगना चाहिए ज्यादा। बट नहीं, गरीब तो टैक्स पे करते भी नहीं है, बहुत कम पे करते हैं। टैक्स ज्यादा कौन पे कर रहे हैं जी? टैक्स ज्यादा पे कर रहे हैं अमीर लोग। अब अगर अमीर टैक्स पे कर रहा है ज्यादा, तो फिर अमीर को बेनिफिट मिलना चाहिए पब्लिक गुड्स का ज्यादा।
इट मीन्स अमीरों को सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, अमीरों को सरकारी स्कूल में जाना चाहिए बिकॉज वो टैक्स पे कर रहे हैं ज्यादा। बट यहां पे उल्टा हो रहा है, अमीर टैक्स पे कर रहा है ज्यादा और ज्यादा टैक्स पे करने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में और प्राइवेट अस्पताल में भेज रहा है। तो बेनिफिट प्रिंसिपल कहता तो है कि जो बेनिफिट लेगा ज्यादा वो टैक्स पे करेगा ज्यादा, लेकिन रियलिटी में, रियल लाइफ में बेनिफिट प्रिंसिपल इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। वास्तविकता में ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। बताओ द बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन क्या है, आपको समझ में आ गया, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हमारा देखा जाए तो एक फीचर नॉन राइवल पूरा कंप्लीट हो गया। अगर पेपर में आए पब्लिक गुड्स के नॉन राइवल फीचर को एक्सप्लेन करो, तो अब आपके पास नॉन राइवल को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कुछ है। आप ये लिखो, दो डायग्राम बनाओ, आप उनको एक्सप्लेन करो और आप उसमें बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन भी लिख के आओ। इतनी बात समझ में आई। और अगर पेपर में क्वेश्चन ये बने कि एफिशिएंसी कंडीशन क्या है पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स की, तो भी आपको नॉन राइवल का यहां से लेके पूरा एंड तक बेनिफिट प्रिंसिपल तक एक्सप्लेन करके आना है, क्योंकि इसके अंदर ही हम लोगों ने सीख लिया कि प्राइवेट गुड्स की एफिशिएंसी कंडीशन क्या है और पब्लिक गुड्स की एफिशिएंसी कंडीशन क्या है। और अगर क्वेश्चन नंबर 5 चौथा ये बन जाए पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है, तो देखो ना, इसी चीज को हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा भी लिखा हो, अभी देखो लिखा है ना पार्शियल इक्विलिब्रियम, तो इस चीज को हम लोग पार्शियल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो जैसे ही आपने एक फंक्शन पूरा किया नॉन राइवल, इसको पूरा करते ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर हो गया और नॉन राइवल भी कवर हो गया। चलिए अब हम इसी लेक्चर में बात करेंगे सेकंड की, जिसका नाम है नॉन एक्सक्लूडेबल। मैं इसकी अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा, वीडियो लेंथी बन रही है, बट कोई नहीं, नॉन एक्सक्लूडेबल भी डिटेल में इसी लेक्चर में कवर कर लो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड फंक्शन की ओर, सेकंड फीचर की ओर, दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबल। चलिए जी अब बढ़ते हैं सेकंड फीचर की ओर, 10 मिनट और बस, जिसका नाम है नॉन एक्सक्लूडेबल। जी नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब हमको पता है कि नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है हम किसी भी पर्सन को पब्लिक गुड्स के कंजम्पशन से एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूं तो तू बाहर हो जा, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति पब्लिक गुड्स का कंजम्पशन कर सकता है, हम सामने वाले को उसके कंजम्पशन करने से रोक नहीं सकते, हम उसको एक्सक्लूड कर नहीं सकते, हम उसको कंजम्पशन बेनिफिट से बाहर निकाल नहीं सकते। अगर वो कंजम्पशन करना चाह रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, तो हम उसको बाहर निकाल नहीं सकते। ये होता है नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल के अंदर हम लोगों का पब्लिक गुड्स पर कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं होता। मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, हम लोगों का पब्लिक गुड्स पर कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं होता। मतलब मेरे कहने का ये है, वो सरकार द्वारा बनाई गई वस्तु है, उस पर प्रॉपर अधिकार सरकार का है, बस हम उसको यूज कर रहे हैं। वो चीज मेरी नहीं हो गई, वो लोग बोलते हैं ना कि मेरे बाप की जमीन है, ये मेरे बाप की संपत्ति है। बेटा पब्लिक गुड्स आपके पेरेंट्स की नहीं है, वो सरकार की है। पब्लिक गुड्स केवल आपको यूज करने के लिए दी गई है, आप उसको अपनी जागीर, अपनी संपत्ति मत समझो। आपके ऊपर उसका कोई भी, सॉरी उल्टा बोल दिया, उसके ऊपर मतलब वस्तु के ऊपर, पब्लिक गुड्स के ऊपर आपका कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं होता है। इस बात को जरा समझो, ठीक है। क्या लिखा है कि नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि हम कंज्यूमर को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कंजम्पशन बेनिफिट के, पब्लिक गुड्स के कंजम्पशन से। वन इंडिविजुअल कैन नॉट डिनाई अनदर इंडिविजुअल कंजम्पशन ऑफ द पब्लिक गुड्स। आगे बोलता है पब्लिक गुड्स हैव नो प्रॉपर्टी राइट, किसी पर भी इसका अधिकार नहीं होता, ठीक है। आगे इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर।
पब्लिक गुड्स वाले केस में लोग फ्री राइडर बन जाते हैं, सरकार प्रोवाइड कर रही है, लोग जाते हैं, फ्री में यूज करते हैं और आ जाते हैं। मैंने फ्री राइडर का आपको एग्जांपल भी दिया था कि बाटो नहीं बेटा मान लो कि मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, 650 रुपये का मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया और उस पर मैं बहुत अच्छी मूवीज एंड बहुत अच्छी वेब सीरीज भी देखता हूँ, ठीक है। समझ जाओ, अच्छी वेब सीरीज, अच्छी मूवीज जो है मैं नेटफ्लिक्स पे देखता हूँ। अब मेरा एक दोस्त या मान लो मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला कि बाबू सुनो ना, मैं बोलो कि अपना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे दो ना। तो मैंने अपनी बाबू सोना को, अपनी बेबी को है नहीं एज्यूम कर लो है समझने के लिए, बाकी कोई बाबू सोना नहीं है बेटा। बाबू सोना इज इक्वल टू जादू टोना, ठीक है। तो मान लो मैंने उस बाबू सोना को नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे दिया। अब 650 रुपये मैं भर रहा हूं और एंजॉय हमारी मैडम ले रही है, एंजॉय वो कर रही है। इट इज कॉल्ड फ्री राइडर। उस लड़की नहीं, उस मैडम ने, उस लड़की ने, उस गर्लफ्रेंड ने 1 रुपया भी पे नहीं करा और वो एंजॉय कर रही है नेटफ्लिक्स पे, वो भी अच्छी मूवीज और अच्छी वेब सीरीज देख रही है। तो दैट इज फ्री राइडर। मेरी बात समझ में आई? एंड आप लोग भी तो फ्री राइडर ही हो, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे और आप लोगों को उसका कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ रहा। तो आप लोग भी तो एक तरह से फ्री राइडर ही हो और मैं भी तो एक तरह से पब्लिक गुड्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। समझ में आ गया? जी हाँ, समझ में आ गया। अब फ्री राइडर को बच्चों पढ़ते हैं थोड़ा डिटेल में। क्या लिखा है? ड्यू टू नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी की वजह से फ्री राइडर की प्रॉब्लम अराइज होती है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब यह है कि इंडिविजुअल गुड्स को कंज्यूम तो करेगा लेकिन उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करेगा। देयर मे बी इंसेंटिव टू कीप क्वाइट इन द होप दैट अदर विल बियर द कॉस्ट। इसका मतलब यह है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो कीप क्वाइट, एकदम शांत बैठे हैं। क्यों शांत बैठे हैं? कि बाकी लोग पेमेंट कर तो रहे हैं पब्लिक गुड्स के लिए, तो हम क्यों पे करें। मतलब कहने का मेरा क्या है, मान लो कि मैं सरकार को टैक्स पे कर रहा हूं और सरकार उस टैक्स के पैसों से पब्लिक गुड्स बना रही है, तो जो बाकी लोग हैं वो चुप बैठे हैं और इस होप में कि प्रथम भैया टैक्स पे कर तो रहे हैं, उससे सरकार अस्पताल बना रही है, स्कूल बना रही है, तो हमें टैक्स पे करने की नीड क्या है, चलो हम तो फ्री राइडर बन जाएंगे। तो यहां पे क्या लिखा है कि बहुत से लोग कीप क्वाइट, चुप बैठे हैं। क्यों? बिकॉज दूसरे लोग जो है कॉस्ट बियर कर रहे हैं, दूसरे लोग पेमेंट कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं और सरकार वस्तु दे रही है, तो हमारी नीड क्या है। समझ में आ गया? लेकिन अगर इफ एवरीवन डिसाइडेड टू फ्री राइड, लेकिन उन लोगों की तरह अब मान लो मैं भी डिसाइड करूं कि मैं टैक्स पे नहीं करूंगा और बाकी लोग भी डिसाइड करें कि अब हम सरकार को टैक्स पे नहीं करेंगे, हर व्यक्ति फ्री राइडर बनना चाहे, तो ऐसे केस में द गुड विल नॉट बी प्रोवाइडेड। सरकार वस्तु प्रोवाइड नहीं करवाएगी बिकॉज सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा। और इस चीज को हम जो है अब एक टेबल के थ्रू, एक मैट्रिक्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये आ गई टेबल और अब इस टेबल को समझाता हूं मैं। ये हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद जो है लेक्चर खत्म हो जाएगा। समझो, मान लो एक पब्लिक गुड है, उसको बनने की कॉस्ट कितनी आ रही है? 15 रुपए। मान लो एक पार्क है और उस पार्क के बनने की कॉस्ट कितनी है? 15 रुपए। उस पार्क से ए को मिलने वाला बेनिफिट 10 है और बी को मिलने वाला बेनिफिट 5 है। मतलब उस पार्क में ए जाता है, ए पार्क को यूज करता है, ए को मिल रहा है 10 का बेनिफिट और बी थोड़ा पार्क में कम जाता है तो बी को मिल रहा है 5 का बेनिफिट। ठीक है, अब इस टेबल को समझना। इस टेबल में सबसे पहले बात हो रही है इंडिविजुअल ए कंट्रीब्यूट। देखो मेरी बात सुनो, सरकार पार्क तभी बनाएगी जब सरकार को 15 रुपए दिए जाएंगे। जब तक सरकार के पास पूरे 15 रुपए नहीं आएंगे, सरकार पार्क नहीं बनाएगी। इस बात को ध्यान रखना। अब मान लो इंडिविजुअल ए कंट्रीब्यूट, इंडिविजुअल ए सरकार को
10 रुपए देता है, कंट्रीब्यूट करता है। यहां पर बात हो रही है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की, कि अपनी इच्छा से कोई कितना भी कंट्रीब्यूट करे सब चलेगा। तो मान लो पहला केस क्या होगा, ए ने 10 रुपए कंट्रीब्यूट किए अपनी इच्छा से। दूसरा केस, ए ने केवल 5 रुपए कंट्रीब्यूट किया अपनी इच्छा से। और तीसरा केस, ए ने फ्री राइड किया। अब यहां भी 2 कॉलम आ रहे हैं, तो पहले इस कॉलम की बात करो। यहां पे क्या हो रहा है कि मान लो अगर ए ने कंट्रीब्यूट की 10 रुपए और कुल कॉस्ट कितनी आ रही है 15 रुपए, तो मतलब बाकी जो 5 रुपए रह गए अदर्स कंट्रीब्यूट, बाकियों ने कंट्रीब्यूट कर दिए। सुनो ध्यान से, ए ने कंट्रीब्यूट 10 रुपए किए, 5 रुपए बचते हैं। बेटा मान लो बाकी लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिए, सरकार को 15 रुपए मिल गए और सरकार ने गुड्स को प्रोवाइड किया। ऐसे ही ए ने कंट्रीब्यूट किए मान लो 5 रुपए, सरकार को चाहिए 15 रुपए, 10 रुपए रहते हैं और 10 रुपए बाकी लोगों ने कंट्रीब्यूट कर दिए, सरकार के पास पूरे 15 पहुंच गए और गुड्स प्रोवाइड हो गई। और मान लो ए ने कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, 0, और बाकी लोगों ने पूरे 15 रुपए कंट्रीब्यूट कर दिए और सरकार के पास पूरे 15 रुपीज आ गए, गुड्स प्रोवाइड हो गई। तो यहां पे क्या है, कंट्रीब्यूशन ए का, यहां पे है अदर्स कंट्रीब्यूशन कि बाकी ने मान लो कंट्रीब्यूट कर दिया और गुड्स प्रोवाइड हो गई। एक केस ये वाला भी है, ये वाला केस क्या है बताऊंगा, पहले इस वाले केस को समझो कि अब ए को बेनिफिट हो रहा है या ए को लॉस हो रहा है। ठीक है, जरा समझने का प्रयास करना। देखो भाई, बताओ ए को कितना मिल रहा है बेनिफिट, 10 रुपए का। तो पहले बात करेंगे बेनिफिट की। ए को मिला 10 रुपए का बेनिफिट, ठीक है, कि ए जाता है पार्क में, उसको 10 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है। और ए ने कंट्रीब्यूट भी कितना किया, ए ने अपने पास से 10 रुपए कंट्रीब्यूट किए, तो अल्टीमेटली ए का प्रॉफिट क्या हो गया, 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि ए को 10 का फायदा मिल रहा था पार्क में जाके, उसने उस फायदे के लिए 10 रुपए पे कर दिए, तो ए को कोई प्रॉफिट हुआ, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 0। दूसरा केस, ए को कितना मिल रहा है बेनिफिट, 10 रुपीज का। ए जाता है पार्क में, उसको मिल रहा है 10 रुपीज का बेनिफिट, लेकिन ए ने इस बार केवल 5 रुपए ही पे करे, तो ए को मिल रहा है 10 का बेनिफिट, लेकिन ए उसके लिए केवल कितने पे कर रहा है, 5 रुपए। तो बताओ अल्टीमेटली ए को कितना फायदा हुआ जी, ए को बचे हुए 5 का फायदा हो गया। और बात करूं तीसरे के, तो ए फ्री राइड, अब ए कुछ पे नहीं कर रहा, ए को 10 का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन इस बार ए ने ₹0 कंट्रीब्यूट किया, कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, पार्क में गया, 10 का फायदा मिला, उसने 1 रुपया नहीं दिया, तो ए को देखा जाए तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये हो गई बात ए की। ये कौन सा केस है, जब पार्क बन गया, गुड्स को प्रोवाइड किया गया। अब बात करूं सेकंड केस की, अदर्स फ्री राइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये ए तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन बाकी कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, और जब बाकी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सरकार के पास पूरा पैसा नहीं जा रहा, और सरकार के पास पूरा पैसा नहीं जा रहा, जिसकी वजह से गुड्स नॉट प्रोवाइडेड, गुड्स प्रोवाइड नहीं हो रही, पार्क नहीं बन रहा। मतलब क्या है, मतलब समझो। देखो भाई, पहला केस, इंडिविजुअल ए ने कंट्रीब्यूट कितने किए, 10 रुपए, कितने किए, 10 रुपए। पार्क बनने की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपए। सरकार बोल रही है जब 15 मिलेंगे हम तब पार्क बनाएंगे। ए ने अपने 10 रुपीज दिए, लेकिन अदर फ्री राइड, बाकियों ने कुछ भी पैसा नहीं दिया, तो सरकार के पास केवल 10 रुपीज आए। सरकार को चाहिए 15 रुपए, आए केवल 10 रुपीज, सरकार के पास पूरा पैसा नहीं आया, जिसकी वजह से सरकार ने वस्तु नहीं बनाई, क्योंकि बाकी लोगों ने पैसा नहीं दिया, अदर बाकी लोगों ने फ्री राइड कर लिया, जिसकी वजह से गुड्स नॉट प्रोवाइडेड, गुड्स को प्रोवाइड नहीं किया गया। तो बताओ यहाँ पे क्या हो गया जी, यहाँ पे ए का 10 रुपीज का लॉस हो गया, बिकॉज ए ने 10 रुपीज तो दे दिए, लेकिन पार्क नहीं बना, जिसकी वजह से ए पार्क नहीं जा पा रहा, और जो 10 रुपीज गए अब वो केवल चले गए, उसके बदले ए को कोई बेनिफिट नहीं मिला। यहाँ पे क्या हो गया, ए का 10 रुपीज का लॉस। सेकंड केस, ए ने कंट्रीब्यूट किए 5 रुपए, पार्क बनेगा 15 का, ए ने कंट्रीब्यूट किए 5 रुपए, 10 रुपए सरकार को और चाहिए, लेकिन अदर फ्री राइड मतलब क्या, बाकी लोग पैसा नहीं दे रहे, एक भी रुपये नहीं दे रहे, तो सरकार के पास आए केवल 5 रुपए, बाकियों ने कोई पैसा नहीं दिया, सरकार के पास
पूरा पैसा नहीं आया, जिसकी वजह से सरकार ने पार्क नहीं बनवाया। अब क्योंकि पार्क नहीं बना तो अब ए पार्क नहीं जा पा रहा, लेकिन ए ने जो 5 रुपए दिए अब वो क्या हो गए, ए के 5 रुपए डूब गए, बिकॉज 5 रुपए तो गए, लेकिन उसके बदले ए को पार्क नहीं मिला। और उसी प्रकार इंडिविजुअल ए फ्री राइड, इंडिविजुअल ए अब फ्री में राइड कर रहा है, अब वो कुछ भी नहीं दे रहा और ना बाकियों ने कुछ दिया, तो ए ने कुछ दिया एंड अदर भी कर रहे फ्री राइड, बाकियों ने भी कुछ भी नहीं दिया। इट मीन सरकार के पास कुछ भी नहीं आया, सरकार ने पार्क नहीं बनवाया, और सरकार ने अब अगर पार्क नहीं बनवाया तो ए को पार्क नहीं मिला, तो दिक्कत क्या है, ए ने कुछ दिया भी नहीं और ए को पार्क मिला भी नहीं, तो यहां पे ए का कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि उसने इस बार एक भी रुपया खर्च नहीं किया। यहां पे ए रहा न्यूट्रल, यहां पे ए की वैल्यू आई 0, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। बताओ समझ में आ गया। तो इस प्रकार की टेबल आपकी बुक्स में, आपकी रीडिंग्स में दी हुई है। अब अगर हम लोग बात करें कंक्लूजन की, तो यहां पे निष्कर्ष निकला ये कि इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स हर इंडिविजुअल को डिसाइड करना पड़ता है कि वो वॉलंटरी कितना कंट्रीब्यूट करें। हर इंडिविजुअल को डिसाइड करना पड़ता है मैं कितना कंट्रीब्यूट करूं, और ऑब्वियस सी बात है हर इंडिविजुअल चाहेगा मैं कम से कम कंट्रीब्यूट करूं, और कम से कम कंट्रीब्यूट की बात करें तो हर इंडिविजुअल चाहेगा मैं फ्री राइड करूं। और जब हर इंडिविजुअल फ्री राइड करेगा तो वस्तु प्रोवाइड कैसे होगी, और जब वस्तु प्रोवाइड नहीं होगी तो फिर देश किस प्रकार चलेगा। तो इसके लिए फिर सरकार को इंटरवीन करना पड़ता है, इसके लिए सरकार को एंटर करना पड़ता है और लोगों से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के बजाय उनसे जबरदस्ती पैसा लेना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। समझ में आ गया। क्योंकि अगर वॉलंटरी बोल देंगे तो लोग पैसा नहीं देंगे, और अगर लोग पैसा नहीं देंगे तो पब्लिक गुड्स प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और लोगों से जबरदस्ती पैसा लेना पड़ेगा, टैक्स लगा के, रूल्स बना के, नियम और कानून को बना के। तो क्या लिखा है कि जिसकी वजह से कि अगर हम लोगों को बोल दे, क्या अगर हम लोगों को बोल दे कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करो तो क्या होगा, लोग चूज करेंगे बेस्ट पे ऑफ। ये आपके मान लो पे ऑफ है 10 रुपए, 5 रुपए या फ्री, तो लोग चूज करेंगे बेस्ट पे ऑफ। और लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों में से बेस्ट कौन सा है जी, ये वाला बेस्ट है कि इससे अच्छा क्या हम कुछ भी पे ना करें, एंड वो अटेम्प्ट करेंगे क्या कि हम फ्री राइड कर ले, हम कुछ भी पे ना करें। और अगर फ्री राइड होगा तो फिर देश में वस्तु नहीं बन पाएगी, जिसकी वजह से फिर हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की नीड पड़ेगी, और फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और क्या बोलेगी, लोगों पर टैक्स लगाओ ताकि पब्लिक गुड्स बन सके, पब्लिक गुड्स के प्रोडक्शन को फाइनेंस किया जा सके, उसके पैसे को पूरा किया जा सके, तो लोगों पे टैक्स लगाया जाएगा और पैसा लिया जाएगा। समझ में आ गया। तो ये था आपका प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर, या फिर बोलेंगे इसको नॉन एक्सक्लूडेबल। तो होपफुली सेकंड फीचर या फंक्शन भी समझ में आपको आ गया, और इसके साथ ही हमारे पूरे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, 4 भी कंप्लीट हो गया, 3 भी कंप्लीट हो गया, 2 भी और 1 भी। तो ये लेक्चर थोड़ा लेंथी बन गया, बट इस लेंथी लेक्चर ने हमारे पूरे 5 क्वेश्चन कवर कर दिए। एंड होपफुली मैं चाहूंगा कि अगर आपने लेक्चर देखा है तो मैं दिल से चाहूंगा कि इन 5 में से कोई एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर टकराए। ठीक है, लेंथी वीडियो बन गई, बट होपफुली समझ में सारा आ गया होगा, डिटेल में समझ में आ गया होगा। लेंथी वीडियो से मतलब नहीं है, मतलब इससे है बस आपको समझ में आना चाहिए। तो अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमको समझ में आया, और कुछ और आप अपना प्यार बरसाना चाहे तो बरसा सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।